जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए विषय हिंदी का कक्षा 10 का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। ये प्रश्न पत्र आपकी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन क्लास 10th हिंदी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र है। इस प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न हैं वो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने से आपको कोई पैसा तो लिया नहीं जाता है। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कर दें, बस इतना कर दीजिए। आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जो रिसेंट में क्वेश्चन पेपर होंगे हाफ ईयरली के, वो सभी क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, जिससे आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन और प्री बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। साथ में आपको अनसॉल्व सोल्यूशन भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपका 70 नंबर का पेपर होता है, 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल का होता है। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई, उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट आप टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर है हमारा खंड आज, जिसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, पुरस्कार कहानी किस युग की रचना है? क्या है? पुरस्कार कहानी किस युग की रचना है? शुक्लोत्तर युग, भारतेंदु युग, छायावादी युग, इनमें से कोई नहीं। तो पुरस्कार कहानी किस युग की रचना है? तो पुरस्कार जो कहानी है वो छायावादी युग की रचना है। किस युग की रचना है? छायावादी युग की रचना है। ऑप्शन नंबर आपका गा वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूले विसरे चित्र उपन्यास के लेखक का नाम है? क्या है? भूले विसरे चित्र उपन्यास के लेखक का नाम है भगवती चरण वर्मा, यशपाल, उपेंद्रनाथ अस्क, जैनेन्द्र कुमार। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन नंबर आपका का वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा। नेक्स्ट है, त्याग पत्र के रचनाकार का नाम है? तो त्याग पत्र के रचनाकार का नाम है यशपाल, जैनेन्द्र कुमार, राजेंद्र यादव, इनमें से कोई नहीं। तो त्याग पत्र के रचनाकार का नाम क्या है? तो त्याग पत्र के रचनाकार का नाम है जैनेन्द्र कुमार। क्या है? जैनेन्द्र कुमार। ऑप्शन नंबर आपका खा वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जैनेन्द्र कुमार। नेक्स्ट है, कवि प्रिया किस काल की रचना है? क्या है? कवि प्रिया किस काल की रचना है? भक्ति काल की, आधुनिक काल की, रीति काल की, आदि काल की। तो कवि प्रिया जो रचना है वो रीति काल की रचना है। किस काल की रचना है? रीति काल की रचना है। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा रीति काल। क्या हो जाएगा? रीति काल। ग ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, रीति काल। नेक्स्ट है, रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं? क्या हैं? रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं केशवदास, घनानंद, बिहारी लाल, देव। तो यहाँ पर रीत सिद्ध काव्यधारा की कवि कौन है? तो रीत सिद्ध काव्यधारा की कवि हैं बिहारी लाल। कौन है? बिहारी लाल हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका बिहारी लाल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, बिहारी लाल। नेक्स्ट है, आधुनिक काल का अन्य नाम है? क्या है? आधुनिक काल का अन्य नाम है पद्य काल, गद्य काल, लक्षण काल, इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक काल का अन्य नाम क्या है? तो आधुनिक काल का अन्य नाम है गद्य काल। क्या है? गद्य काल है। नेक्स्ट है, इनमें से छायावाद के स्तंभ कवि नहीं है? प्रसाद जी, पंत जी, मुक्तिबोध जी, निराला जी। तो यहाँ पर छायावाद के स्तंभ कवि कौन नहीं है? तो छायावाद के स्तंभ कवि जो नहीं है वो है मुक्तिबोध जी। कौन है? मुक्तिबोध जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, साम्यवाद पर आधारित युग का नाम लिखिए। तो साम्यवाद पर आधारित युग का नाम लिखिए। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग। ऑप्शन नंबर आपका का वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, भारतेंदु युग। नेक्स्ट है, दूसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो पहला आपका कब हुआ था? पहला आपका 1943 में हुआ था। इसके बाद आपका हुआ था 1951 में दूसरा जो है तार सप्तक प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका खा वाला हो जाएगा, 1951 ईस्वी। नेक्स्ट है, खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विदु मंडल डोल। जनुपद किस अलंकार का वाचक शब्द है? क्या है? जनुपद किस अलंकार का वाचक शब्द है? तो किसका है? यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए थे, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा। क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा हो जाएगा। नेक्स्ट है वीर रस का स्थायी भाव है। क्या है? वीर रस का स्थायी भाव है। यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिए गए थे, रति, उत्साह, निर्वेद, शोक। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। क्या है? उत्साह है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा उत्साह। ये वाला आंसर खा आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जिस छंद के चारों चरणों की मात्रा समान होती है उसे कहते हैं विषम छंद, सम छंद, अर्धसम छंद, इनमें से कोई नहीं। तो जिस छंद के चारों चरणों की मात्रा समान होती है उसे हम कहते हैं सम छंद। क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सम छंद। नेक्स्ट है अनाम में उपसर्ग है। क्या है? अनाम में उपसर्ग है। तो अनाम में उपसर्ग है अन, आ, अन, इनमें से कोई नहीं। तो अनाम में उपसर्ग क्या है? तो अनाम में उपसर्ग है आ, यानी कि ऑप्शन नंबर खा आपका करेक्ट हो जाएगा। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो क्या होते हैं? शब्द के प्रारंभ में शुरू होते हैं, वाक्यांश में, या फिर जो शब्द में सबसे पहले वर्ण जुड़ते हैं उनको हम उपसर्ग कहते हैं। जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान मुख्य होते हैं उसे कहते हैं कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। नेक्स्ट है कपड़ा पद का तत्सम पद है। तो कपड़ा पद का तत्सम पद क्या है? करपट है। क्या है? करपट है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका करपट। क्या हो जाएगा? करपट हो जाएगा। नेक्स्ट है गरुड़ ध्वज, जनार्दन, अच्युत किसके पर्यायवाची हैं? ऑप्शंस आपको दिए गए थे नारायण जी के, शंकर जी के, गणेश जी के, ब्रह्मा जी के। तो गरुड़ ध्वज, जनार्दन, अच्युत किसके पर्यायवाची हैं? तो ये विष्णु के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? विष्णु के पर्यायवाची। और विष्णु को हम लोग नारायण के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा नारायण जी। क्या हो जाएगा? नारायण जी। नेक्स्ट है युष्माकम सर्वनाम पद में विभक्ति वचन है। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए गए थे सप्तमी विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, षष्ठी द्विवचन, सप्तमी द्विवचन। तो युष्माकम सर्वनाम पद में विभक्ति वचन क्या है? तो यहाँ पर है षष्ठी विभक्ति बहुवचन। ऑप्शन नंबर आपका खा वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरे द्वारा लिखा जा रहा है वाक्य है कृतवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा कर्मवाच्य। क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा गा वाला कर्मवाच्य। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अविकारी पद है। क्या है? अविकारी पद है राम, वह, अयोध्या, वहां। तो यहाँ पर अविकारी पद क्या है? तो अविकारी पद है यहाँ पे वह। क्या है? वह है। ऑप्शन खा आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे कहते हैं। तो उसे कहते हैं हम लोग हैं मिश्र वाक्य। क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जो आपको OMR पर करने होते। कहाँ करने होते? OMR शीट पर करने होते हैं। इसके बाद खंड बा आता है जिसमें हमारे वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं। क्या होते हैं? जिसमें हमारे वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, यानी कि इनको आपको अब कॉपी पर करना होगा। जैसे है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि आपको 2-2 नंबर के 3 प्रश्न दिए जाएंगे, मतलब कि 6 नंबर का आपका ये गद्यांश होगा। जैसे पहला गद्यांश है रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई ममता शोषण के तीव्र प्रभाव को देख रही थी। ममता विधवा थी, उसका यौवन सोड़ के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी, बरसात लिए हुए कंटक शयन में विकलती। तो इस तरह आपको जो है अपना पूरा पैरा अच्छे से पढ़ना है। पूरा पैरा पढ़ने के बाद ही आपको आंसर्स करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है संदर्भ। अगर आपने ये कर लिया तो ये तो आप सिंपली इसी से बना के आपको लिख देने हैं। तो उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ, संदर्भ का मतलब होता है पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना है। तो पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम है आपका ममता। क्या है? ममता। इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। जैसे यहाँ पर उपगद्यांश का संदर्भ, रेखांकित, उसकी आपको व्याख्या करनी है, ममता कौन थी, उसकी क्या स्थिति थी।
अथवा अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है और हिंसा का दूसरा रूप या दूसरा नाम स्वार्थ है। तो इस तरह आपको ये पूरा पैरा पढ़ना है। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो आप नीचे वाला ट्राई कर सकते हैं। तो नीचे वाला भी आपको पूरा पैरा पढ़ना है। इसके बाद क्या करें, प्रस्तुत गद्यांश की शीर्षक व लेखक का नाम लिखिए कि शीर्षक का नाम लिखना और लेखक का नाम लिखना है। तो शीर्षक इसका क्या है, तो शीर्षक इसका है भारतीय संस्कृति। क्या है शीर्षक, शीर्षक है इसका भारतीय संस्कृति। क्या है, भारतीय संस्कृति है। और जो इसके लेखक हैं वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर दूसरा। दूसरे में क्या कहा गया है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि अब आपको एक पद्यांश दिया जाएगा यानी कि काव्यखंड से। ऊधो मन्ना भय तस्वीर एक हो तव सो गयो श्याम संको अवरोधो ईश, अवराधे ईश। तो इस प्रकार आपको जो है पूरा आपको ये पद्यांश पढ़ना है। पद्यांश इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ही आपसे इसका संदर्भ पूछ लिया जाए। संदर्भ का मतलब है कवि का नाम और जो है आपका पाठ का नाम लिखना है। तो ये किसका जो शीर्षक क्या है, इसका शीर्षक है पद और इसके जो कवि हैं वो हैं सूरदास। कौन है, सूरदास की ये पंक्तियां हैं। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है और अलंकार का नाम बताना है। अथवा में अगर आपको ये नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। नीचे वाला में क्या है, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु है एक विश्राम स्थल। इस तरह आपको पूरा पैरा पढ़ना है। क्या करना है, पूरा पैराग्राफ आपको जो दिया गया है वो पूरा पैरा आपको पढ़ना है। इसके बाद प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखना है। संदर्भ इसका क्या हो जाएगा, तो ये आपका लिया गया है स्वदेश प्रेम से। किससे लिया गया है, स्वदेश प्रेम से लिया गया। किससे लिया गया, स्वदेश प्रेम से लिया गया। इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है राम नरेश त्रिपाठी। कौन है, राम नरेश त्रिपाठी है। राम नरेश त्रिपाठी है, तो ये आप याद कर लेंगे। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर तीसरा। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद लिखिए। यानी कि आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना है। ये आपको गद्यांश दिया गया, आपके संस्कृत में जो पाठ है उन्हीं से आपका ये जो है गद्यांश लिया जाता है। तो दोनों में से आप कोई एक यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है, दिए गए संस्कृत पद्यांश यानी श्लोक का आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। ये भी आपका कितने नंबर का होगा, ये भी आपका 5 नंबर का होगा। तो यहाँ पर जैसे मंगलम मरणम यत्र विभूषि भूषणम कौपीन यत्रम कौशयम सा काशी किन्म्यते। अथवा अगर आपको ये नहीं आते तो आप दूसरे वाले का कर सकते हैं। कोकी ये पे दिवाशान तावात विशान करील पेशु यावत मिल दलिमाला कोअपी रसाला समुल्लशति। तो यहाँ पर अथवा में आपको 2 दिए गए हैं, दोनों में से किसी एक का आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो आप छोटे छोटे जो है 2-3 याद कर लीजिए, जो श्लोक है उनका हिंदी में अनुवाद करिए, वही आपकी एग्जाम में फंस जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर जो श्लोक होते हैं वो हमेशा छोटे ही आपको एग्जाम में दिए जाते हैं, क्योंकि जो पेपर बनाता है वो भी इतना लंबा नहीं लिखता, इसलिए वो छोटे छोटे छांट के लिख देता है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आप जिस जिले में है उस जिले के अनुसार आपको यहाँ पर जो है खंड काव्य दिया गया है। आपके जिले में जो खंड काव्य है उसके आधार पर आपको जो है अपना जो है काम कर लेना है, यानी कि अपना एक खंड काव्य कर लेना है। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 में देखो क्या कहा गया है, दिए गए श्लोक में से किसी एक दिए गए लेखों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए इनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यानी कि उनकी प्रमुख रचनाओं को आपको नाम लिखना, जैसे जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र सूर्य, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीनों लोगों में से किसी एक का आपको जीवन परिचय लिखना रहेगा। इसी का खा पार्ट है। खा पार्ट में क्या कहा गया है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। जैसे यहाँ पर है बिहारी लाल, भूस्वामी तुलसीदास, महाकवि सूरदास। तो यहाँ पर तीनों में से आप कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ को एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। यानी कि आपको एक श्लोक लिखना है जो इस पाठ में ना आया हो, यानी कि इस पेपर में ना आया हो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्या कहा गया है, अपने ग्राम या मोहल्ले की गलियों को समुचित स्वच्छता के लिए ग्राम प्रधान या नगर पालिका को अध्यक्ष को पत्र लिखिए। अथवा बड़े भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए 3 दिन के लिए अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। यानी कि आप दोनों में से कोई एक यहाँ पर कर सकते हैं, जो भी आपको सिंपल लगे। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देने हैं। कुत्र मरणम मंगलम भवति, माँ कहाँ पर मरने पर जो है मंगल होता है। कवि चातकम किम उपदिश उपदिश्यति,
पुरुराज काशीता ज्ञानम कुत्र संभवति, दुर्मुखा का आशीत। तो इसमें आपको क्या करना है, किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देने हैं। ये प्रश्न याद कर लीजिए, इनके संस्कृत में उत्तर आप याद कर लिए, 100% आपके एग्जाम में यही आपको मिल जाएंगे। और लास्ट क्वेश्चन हमारा बचता है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, जैसे भ्रष्टाचार और उसे रोकने के उपाय। अभी भी देश में बहुत भ्रष्टाचार चल रहा है। नारी शिक्षा का महत्व, सत्संगति का महत्व, श्रम ही सफलता की कुंजी है, भारतीय किसान का जीवन। तो यहाँ पर 5 दिए गए, 5 में से कोई एक का आपको यहाँ पर निबंध लिखना है। तो इस तरह आपका पूरा क्लास 10th का जो है हिंदी का प्रश्न पत्र हो जाता है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी तो आप hindustannowledge.com पर विजिट कर सकते हैं, वहां पर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।